Hello everyone, this is Priyanka and I'm here to teach you the chemical composition of membranes. लास्ट जो वीडियो सेशन था उसमें हमने पढ़ा था रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या क्या फंक्शन करती है वो और क्या कंट्रीब्यूशन देती है किसी भी काम को करने में। आज हम पढ़ेंगे ये मेम्ब्रेन है जो सेल की किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो टाइप की लेयर्स आपको दिख रही है, एक है आउटर लेयर या फिर आउटर लीफलेट, एक है इनर लीफलेट। और ये किससे मिलकर बनी हुई है? ईच लीफलेट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हेड एंड टेल। ठीक है, हर चीज़ के हेड और टेल होते हैं। तो जो हेड ग्रुप है उसको आप ध्यान में रखिएगा, ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल ग्रुप होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है लव फ्रॉम वाटर और स्केयर फ्रॉम वाटर। तो जो हेड ग्रुप होता है वो बाहर की तरफ रहता है, जहाँ पर आउटर इन्वायरमेंट से उसका कनेक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है, और जो टेल होती है वो अंदर की तरफ छुपी हुई रहती है, क्योंकि उसको पानी से कोई लेना देना नहीं होता है, वाटर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप अगर जूम करके देखेंगे इसके अंदर तो आपको दिखाई देगा सारी पूरी जो लीफलेट है बहुत सारे हेड टेल ग्रुप से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह आउटर बनी हुई है, इसी तरह इनर बनी हुई है। एक चीज़ अनकॉमन होती है दोनों के अंदर कि प्रोटीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आउटर लीफलेट में और इनर लीफलेट में अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितने प्रोटीन्स आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं सेम अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो कंपोनेंट्स बाहर है वही अंदर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो बाहर प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ अंदर दिखाई दे रहे हैं, इनका काम अलग अलग हो सकता है। ये एक चैनल के रूप में काम कर सकते हैं, ये एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम कर सकते हैं, ये एक अडेशन प्रोटीन, किसी भी चीज़ में ये काम कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट कितना कितना पार्ट में होता है ये देख लीजिएगा। 54% इसके अंदर लिपिड होता है, 46% इसमें प्रोटीन होता है और 5 से 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं रहती है, ये कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन कंटेन अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिपिड। ऐसा नहीं होता है कि सब में सेम लिपिड्स होते हैं, सेम ही प्रोटीन्स होते हैं, सब में डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, ऑल ऑफ विच आर एम्पीपैथिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि एम्पीपैथिक होता है। एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों रीजन हो, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, दोनों चीज़ें हो। ठीक है, अभी मैंने आपको लिपिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें बताया, एक हेड ग्रुप एक टेल ग्रुप। जो हेड ग्रुप होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, और जो टेल ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। 3 टाइप की मेन इज इम्पॉर्टेंट। 3 मेन टाइप की चीज़ें होती है, कौन कौन सी? फोस्फोग्लिसराइड, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे किस किस टाइप से होती है। सबसे पहले देखिए phosphoglycerides. Most membranes lipid contain a phosphate group which makes them phospholipid. एक जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड होता है, उसके अंदर एक फोस्फेट ग्रुप होता है जो उसको क्या बना देती है? फोस्फोलिपिड। इट इज इजीली डिवाइडेबल, दैट फोस्फो means phosphate, lipid means lipid, because most membrane phospholipids are built on a glycerol backbone। क्योंकि ज़्यादातर सब क्या जितने भी जो प्रोटीन्स जो कि लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लीसरॉल बैकबोन पर बनते हैं फोस्फोलिपिड्स, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? फोस्फोग्लिसराइड। आ गया समझ में? नेक्स्ट स्फिंगोलिपिड। इसके अंदर भी दो चीज़ें होगी। A less abundant class, less abundant है, keep in mind, called sphingolipid are derivative of sphingosine. It is important. Sphingosine, an amino alcohol that contain a long hydrocarbon chain.
एक अमीनो अल्कोहल होता है स्फिंगोसिन, जिसके अंदर एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ध्यान में रखिएगा, स्फिंगोलिपिड इज मेड अप ऑफ स्फिंगोसिन प्लस लिपिड। नेक्स्ट, अगर स्फिंगोसिन तो हो बट उसके साथ में फैटी एसिड बाय इट्स एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप की जगह क्या जुड़ जाए, फैटी एसिड जुड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, सिरामिड। नेक्स्ट है, अगर स्फिंगोसिन के साथ फॉस्फोरिल कॉलिन जुड़ जाए तो उसका नाम चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगी स्फिंगोमाइलिन। नेक्स्ट, अगर लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट शुगर्स अगर जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। आप पूछ सकते हैं ग्लाइकोलिपिड क्यों कहेंगे, क्योंकि जो आपको पता होना चाहिए सिंपलेस्ट शुगर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। इफ द कार्बोहाइड्रेट इज अ सिंपल शुगर, सबसे सिंपल शुगर हो तो द ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड सेरेब्रोसाइड। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लाइकोलिपिड और सेरेब्रोसाइड में जो सेरेब्रोसाइड है वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड ही है, जिसमें जो शुगर होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लिपिड के साथ जुड़ जाए सियालिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा, सियालिक एसिड अगर जुड़ जाए लिपिड के साथ तो वो क्या बना लेगा, गैंग्लियोसाइड। ये चीज़ें जो 5-4 चीज़ें हैं ये ध्यान में रखिएगा, क्या क्या मिलकर क्या बनाता है। ऑल स्फिंगोलिपिड हैव 2 लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन एट वन एंड एंड अ हाइड्रोफिलिक चेन एट अनदर एंड, ठीक है। जो जितने भी स्फिंगोलिपिड होते हैं उनमें 2 लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन होती है और एक एंड पे क्या होती है, हाइड्रोफिलिक चेन होती है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, अनदर लिपिड component of certain membrane is the sterol, which is cholesterol. In certain animal cell may constitute up to 50% of the lipid molecule in the plasma membrane. ये 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। Cholesterol molecule are oriented with their small hydrophilic hydroxyl group towards the membrane. याद रखना है, जो मेम्ब्रेन का जो सरफेस होता है, मेम्ब्रेन सरफेस, इसके बाहर की तरफ क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और द रिमाइंडर इज एम्बेडेड इन द लिपिड, अंदर की तरफ लिपिड के अंदर धंसा हुआ रहता है इसके अंदर भी। द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड बाइलेयर, हमने कंपोजिशन पढ़ी कि क्या क्या होते हैं 3 टाइप के। अब हम पढ़ते हैं कि जो नेचर होता है और उस नेचर की इम्पोर्टेंस क्या है, जो लिपिड बाइलेयर है उसकी। ईच टाइप ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन हैज़ इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक लिपिड कंपोजिशन। अभी मैंने बताया कि सब जितनी भी लिपिड लेयर्स होती है सबकी अलग अलग कंपोजिशन होती है। हम किसी को भी कह नहीं सकते कि ये जो आरबीसी की जो है वो सेम है, एपिथेलियल सेल है उसकी सेम है, सबकी सेम नहीं होती। जो जहाँ होती है उनका काम अलग अलग होता है और उनका काम किस पर डिपेंड करता है, उनकी लिपिड बाइलेयर पर डिपेंड करता है। डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर इन द टाइप ऑफ लिपिड्स, द नेचर ऑफ हेड ग्रुप एंड द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फैटी एसाइल चेन। जो स्पीसीज होती है फैटी एसाइल चेन की, उसकी लेंथ पर, ठीक है, उसकी सिमेट्री पर, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारी मेम्ब्रेन की जो टाइप होती है लिपिड की। द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लिपिड स्पीसीज रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेशन। जो लिपिड बाइलेयर होती है उसकी जो डाइवर्सिटी होती है ये बहुत ही अच्छा विषय है किसी भी स्पेकुलेशन के लिए, ठीक है। द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लिपिड बाइलेयर के अंदर हम नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये समझेंगे कि जो लिपिड कंपोजिशन है वो किसी भी मेम्ब्रेन की फिजिकल स्टेट से डिसाइड होती है कि वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है। इसी के साथ वो उसकी एक्टिविटी पर भी, उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो किस तरह का काम करेंगे, उसके अंदर किस किस टाइप के अमाइनो एसिड मिलेंगे, ये भी डिपेंड करती है कि वो क्या काम करेंगे। लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, उन सारे प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस जगह की लिपिड बाइलेयर है और उन्हीं पर डिपेंड करते हैं कि वो काम क्या करेंगे।
आया समझ में? एंजाइम्स का फंक्शंस भी तभी हो पाता है जब वहाँ की स्टेट अलग होती है, वो किस माहौल में है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि एक इंसान है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन उसकी क्वालिटी एक एनवायरनमेंट में ही दिख सकती है आपको, ठीक है। उसके लिए पूरा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। Membrane lipid are also provide the precursor for highly active chemical messengers that regulate cellular function. जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है उसमें कुछ प्रीकर्सर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। आप जब सेलुलर सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो खुद एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वो केमिकल्स का आदान प्रदान तो करते ही है, साथ में खुद में भी उनमें एक्टिविटी होती है। जैसे किसी में जीटीपीएस एक्टिविटी होती है तो वो भी क्या करते हैं, किसी को जीटीपी प्रोवाइड करते हैं और फिर वो आगे जाकर आगे कैस्केड चलता रहता है। इसी तरह सेलुलर फंक्शन रेगुलेट होता है। गॉट इट? The lipid bilayer is thought to facilitate the regulated fusion or budding of the membrane. This is beautiful feature of the lipid bilayer. Like आपने देखा है कि ER होती है, ठीक है, सिस्टर्नीज होती है, गोल्जी बॉडीज होती है, गोल्जी बॉडीज होती है, उनके साथ में क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं। इन सब के अंदर ये खासियत आई कहाँ से? ये कर्वेचर जो बन रहे हैं और जो ये बडिंग हो रही है, ये जो फ्यूज़न हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? कोई भी चीज़ है वो अगर टूट कर वो अलग अलग संरचना बना रही है, वो कहीं से जुड़ रही है, तो उसकी प्लास्टिसिटी है, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसकी मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल काम कर रही है। तो लिपिड बाइलेयर होती है वो क्या फैसिलिटेट करती है, एक रेगुलेटेड फ्यूज़न की हमारी जो सेल है वो साइड से मुड़कर एक वेसिकल बन रही है, वेसिकल जाकर कहीं जाकर फ्यूज़ हो रही है। सबसे पहले उसमें बडिंग होती है, फिर वो अलग होती है और फिर कहीं और जाकर फ्यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? ये होती है लिपिड बाइलेयर की वजह से। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिपिड बाइलेयर इन मेंटेनिंग द प्रॉपर इंटरनल composition of a cell in separating electrical charge across the plasma membrane. हमारे जो लिपिड बाइलेयर है इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है कि ये मेंटेन करके रखती है अपनी कंपोजिशन और उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं उनको सेपरेट रखती है कि हमारा ये चार्ज इधर जा रहा है, इसको इधर आना है, अंदर जाना है, कौन से चार्ज को हम बाहर सिक्रीट करें। दोनों तरफ की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है वो एकदम फिक्स करके रखती है। Okay. The another feature of lipid bilayer is ability to self-assemble. Self-assembly होती है। Keep in mind, अगर आपने लाइपोसोम का नाम सुना हो, अगर ना भी सुना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? लाइपोसोम। ये अगर आप इसको लाइपोसोम को अगर यहाँ से कट करके देखेंगे ना, अगर ऐसे सीधा करके देखेंगे ना इस तरह, तो आपको एकदम ये क्या दिखाई देगी? लिपिड बाइलेयर। और ये एक्चुअल में क्या है? लिपिड बाइलेयर ही है ये। इसने खुद को सेल्फ असेंबल किया है, ठीक है, इसने अपने आप को सेल्फ असेंबल किया है और इसने क्या बना दिया है? एक लाइपोसोम बना दिया है, लिपिड का एक माइसेल बना दिया है। माइसेल आप जानते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एज अ ड्रग टारगेट जो मीडियम होता है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी हमने ड्रग डाला और अटैच कर सकते हैं हम। इसको सेल्फ असेंबली बोलते हैं। ये यहाँ की रिसेप्टर है, ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ जाकर जुड़ जाते हैं और ये पूरी ओपन हो जाती है और ये वापस कहाँ जहाँ हमें इसको पहुँचाना होता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये। ये मैं रीड करती हूँ। Another important feature of the lipid bilayer is its ability to self-assemble, which can be demonstrated more easily within a test tube than a living cell. अगर आप living cell में ये देखना चाहते हैं तो ये बहुत कम आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में करके देख सकते हैं। The lipid bilayer consists of 2 distinct leaflet. अभी बताया था 2 leaflet बनती है that have a distinctly different lipid composition. दोनों में लिपिड की composition अलग अलग होती है। Keep in mind. द असिमेट्री ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, अगर जब अलग अलग हो रही है तो वो सिमेट्री तो हो नहीं सकती,
है ना। तो इसी तरह क्या होता है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, असिमेट्री। तो वो असिमेट्री किस वजह से होती है, उसका रीज़न क्या है, वो अभी हम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, ठीक है। One line of experiment that had led to this conclusion takes advantage of fact that lipid digesting enzyme cannot penetrate the plasma membrane and consequently are only able to digest that residue in the outer leaflet of the bilayer। क्या कह रहे हैं ये, कि हमने क्या किया, हमारी ये लिपिड मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसमें हमने एंजाइम्स डाल दिए। कौन से, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। अब जब हम बोल रहे हैं, जब तक हमने पता नहीं था कि भाई दोनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोजिशंस दोनों सेम होती है, हमने ऐसा सोच रखा था। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एंजाइम्स डाल के देखते हैं, क्योंकि एंजाइम्स तो लाइपेज या फिर समझ सकते हैं हम लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए दोनों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ क्या हुआ, जो आउटर जो लीफलेट थी, सिर्फ वहाँ की जो लिपिड मॉलिक्यूल्स थे सिर्फ उन्हीं को डाइजेस्ट कर पाया, ठीक है। अंदर वाली लीफलेट को थोड़ा कम डाइजेस्ट किया, ये तो ऑफ कोर्स की बात है, जो बाहर इजीली कैच में आएगा वो अंदर की तरफ थोड़ा कम आएगा, ठीक है। Compared to inner leaflet, the outer leaflet has a relatively high concentration of PC, phosphatidylcholine, बाहर ज़्यादा था, and a low concentration of PE, phosphatidyl इथेनोलामिन, ये क्या था, कम था। ये हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। All the glycolipid of plasma membrane are in the outer leaflet where they often serve as receptor for extracellular ligands। जो ग्लाइकोलिपिड्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या थे, ज़्यादातर क्या काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे एक रिसेप्टर की तरह, ठीक है, जो कि कहाँ थे, बाहर थे। फोस्फेटिडाइल इथेनोलामिन, पीई बोल रहे थे हम इसे, विच इज कंसनट्रेटेड इन द इनर लीफलेट, जो हमारी इनर लीफलेट थी वहाँ क्या था, फोस्फेटिडाइल इथेनोलामिन टेंड्स टू प्रमोट द कर्वेचर। आ क्या ना, कर्वेचर, जो कर्व ले रही थी वो बाहर की साइड थोड़ी कम कर्व लेती है, लेकिन अंदर की तरफ हमें ज़्यादा कर्व लेना पड़ता है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेम्ब्रेन बडिंग एंड फ्यूजन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रोटीन या फिर कौन सा लिपिड है, प्रोटीन नहीं बोल सकते इसको, ये फोस्फेटिडाइल इथेनोलामिन है, ठीक है, इज विच इज कंसंट्रेटेड इन द इनर लीफलेट। ये क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। लिपिड के अंदर जो कॉम्पोजिशन है हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स है। तो पीई है, एक मार्कर की तरह हम बोल सकते हैं कि ये किसमें काम करता है, कर्वेचर में या बडिंग में और फ्यूजन में। फोस्फेटिडाइल सीरीन, पीएस बोलते हैं इसको, विच इज कंसनट्रेटेड, ये भी एज ए मार्कर का काम करता है, कंसनट्रेटेड इन इनर लीफलेट, ये भी कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। हैज़ ए नेट नेगेटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है फिजियोलॉजिकल पीएच में। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, विच मेक्स इट कैंडिडेट्स फॉर बाइंडिंग पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये लाइसिन और आर्जिनिन को बाइंड करता है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव होता है एट ए फिजियोलॉजिकल पीएच, इसलिए ये अट्रैक्ट करता है हमारे लाइसिन और आर्जिनिन को। सच एज दोज एडजेसेंट टू मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिक्स ऑफ ग्लाइकोफोरिन ए, आप जो ग्लाइकोफोरिन ए है उसमें आप देख सकते हैं ये चीज़, ये देखिए इसके अंदर, ये आपको दिख रहा होगा अभी थैंक यू नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको पीडीएफ के अंदर एक अच्छे से दिखाई देगा, अभी मैंने इस पर बना दिए हैं, लेट मी इरेज, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें दिखाई हुई है, एक्सोप्लाज्मिक और साइटोसोलिक, कि एक्सोप्लाज्मिक में कौन कौन से प्रोटीन्स ज़्यादा है, ठीक है, कौन कौन से लिपिड्स ज़्यादा है, मैं बार बार में प्रोटीन बोल रही हूँ, ठीक है, लिपिड कौन से ज़्यादा है और अंदर की तरफ कौन कौन से लिपिड ज़्यादा है। तो बाहर की तरफ आपको स्फिंगोमाइलिन दिख रहा है, फोस्फेटिडाइलकोलिन दिख रहा है ज़्यादा, तो ये मार्किंग कहाँ के लिए हो गई, बाहर की तरफ के लिए हो गई। इसी तरह आपको अंदर की तरफ क्या दिख रहा है, पीएस ज़्यादा दिख रहा है, फोस्फेटिडाइल सीरीन आपको ज़्यादा दिख रहा है और फोस्फेटिडाइल इथेनोलामिन आपको ज़्यादा दिख रहा है।
तो ये मार्किंग हो गई कि बाहर की तरफ क्या ज़्यादा होगा और अंदर की तरफ क्या ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। लाइपोसोम आपको समझ में आ गया होगा। आई होप। द अपीयरेंस ऑफ पीएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। द अपीयरेंस ऑफ पीएस, it is not Priyanka Sharma, it is phosphatidylserine on the outer surface of aging lymphocyte marks the cell for destruction by macrophage। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि कोई भी अगर लिम्फोसाइट है जो या तो बुरी हो गई है या फिर मान लो वो मरने वाली है, तो क्या कर देती है, वो पीएस को बाहर भेज देती है। एज अ मार्कर समझ लीजिएगा आप कि जब भी आपको पीएस ज़्यादातर कहाँ मिलती है, अंदर मिलती है। अगर फ्रेश यंग सेल्स हो उसमें क्या पीएस अंदर मिलती है, लेकिन जैसे ही एजिंग हुई या फिर उसको माइक्रोफाज खाने के लिए आ रही है उस सेल को, पीएस बाहर आ जाती है फटाफट, ठीक है। वेयर एज इट्स अपीयरेंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लेटलेट, लेकिन जो प्लेटलेट्स होती है उनमें अगर ये बाहर आपको दिख रही है तो समझ जाइएगा कि ये क्या हो रहा है, ब्लड कोगुलेशन होने वाला है या फिर हो रहा है, ठीक है। Phosphatidyl inositol PI which is concentrated in the inner leaflet, PI भी अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, can be phosphorylated at different site on the inositol ring which converts the lipid into a phosphoinositide। डिफरेंट तरीके से इनोसिटोल रिंग होती है, उसको क्या कर देते हैं हम, फॉस्फोराइट कर देते हैं इनर लीफलेट के अंदर, तो वो क्या बन जाती है, फोस्फोइनोसिटाइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।